बेटा केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हमने सीखे कि हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शंस, राइट। कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे, इंस्टेंटेनियस था, एवरेज था। फिर बाद में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का और एक तरीका था कि आपको कोई रिएक्शंस दे दे और उस रिएक्शंस में आपसे पूछता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट। कॉन्सेंट ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट। कभी कभी क्या करते दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लेता है। तो एक वो तरीका सीखा। और इसके बाद में मैंने आपको कुछ पढ़ाया कि एक आपको टेबल दे देते, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और तीनों एक्सपेरिमेंट्स के आपके कुछ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन दे के रखता है और फिर पूछता है कि राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट द और कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट एंड गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये इसकी पहले की क्लास में पढ़ाया था। बेटा अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड रिएक्शंस की मैकेनिज्म एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। बेटा हेडिंग लगाना, दिस आर द मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शंस। मतलब आपकी जो भी रिएक्शंस होती है ना उसकी कुछ मैकेनिज्म भी होती है। तो एक्चुअली रिएक्शन दो तरह के होते हैं। पहला वाला रिएक्शंस होता है कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। पहली वाली रिएक्शन है कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरी वाली रिएक्शन होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मतलब यहाँ पर हमको रिएक्शन की टाइप देखनी है और उस टाइप में हमको मैकेनिज्म देखना है, और बेटा उस मैकेनिज्म से हमें किसी भी रिएक्शंस की रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है, किसी भी रिएक्शंस की ऑर्डर निकालनी है। तो पहले अभी यहाँ पर सीखेंगे कि एलिमेंट्री क्या होती है और कॉम्प्लेक्स क्या होती है। फर्स्ट वन राइट ऑन बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस। व्हाट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बेटा एक सिंपल वर्ड या सिंपल स्टेटमेंट में बता दूं, एलिमेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। बेटा रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज ए एलिमेंट्री रिएक्शंस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी होती है विच विल कंप्लीट इन द मल्टी स्टेप। मतलब पहले स्टेप में आधा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उससे और एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक नेट रिएक्शन आएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज ए एलिमेंट्री, बट रिएक्शन विच कंप्लीट इन द मल्टी स्टेप आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम थोड़ी एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। बट इनडायरेक्टली से आप एक वर्ड लिख सकते हो सर, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शंस। सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन वाले एलिमेंट्री होते हैं। अब वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लेट अस से बेटा मेरे पास रिएक्टेंट ए है और ये बी है और मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आ गई है, राइट। दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा मेरे पास 2A है और 3B है और फिर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है। अगर आपको इस तरह से मेंशन करके दे दें कि ये रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप वाली एलिमेंट्री है या एलिमेंट्री है, तो सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस की बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आपको पहले पढ़ाया था मैंने, देखो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से पहले रिएक्शन की रेट पता करने का एक ही मेथड था, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज ए रेट, दैट इज ए लॉ ऑफ मास एक्शन। और आपने देखा था बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन में किसी भी रिएक्शन की रेट वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी रिएक्टिंग स्पेसिस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। अब वैसे ही यहाँ पर देखो ये भी आपका एलिमेंट्री है, ये भी आपका सिंगल स्टेप है, तो इसका भी रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बेटा, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या, उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है 2, तो A की पावर 2, और बेटा B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या, बेटा B की पावर उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है 3। मतलब इनडायरेक्टली बताने का मतलब ये है बेटा सारे सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट लॉ जो लिखते हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको याद आ रहा ना, रेट लॉ पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड किस पे होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे टू द पावर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, टू द पावर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो आपको एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन में अप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए ना बेटा, जो मोर देन वन स्टेप या मल्टी स्टेप,
ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, मुझे आपको वो पढ़ाना है। मतलब आप ये एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिख ही लो, और इसका एक स्टेटमेंट भी लिख दो, व्हाट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बोलना द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन but a reaction which completes in single step, and which have exponent, powers को exponent बोलते बेटा, which have exponents which is equal to their stoichiometric coefficients। अब देखो बेटा, ए का एक्सपोनेंट 1 है और बी का एक्सपोनेंट 1 है। भाई ये 1 और 1 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी है। विच आर एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक coefficients, right, are called elementary reactions। Beta, these are called as a elementary reactions। So ये elementary reactions बेटा दो एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब इसके बाद में सीखेंगे व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और यही हमको सीखना भी है बेटा, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब सीखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑर्डर, व्हाट इज़ ए मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर निकलती कैसे, मॉलिकुलरिटी निकलती कैसे, ये सब हमें यहीं पे सीखना है। चलो राइट डाउन टिल हियर। बेटा यहाँ पर है ना एलिमेंट्री रिएक्शंस में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, क्या ज़ीरो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ज़ीरो ऑर्डर क्यों? अगर मैं यहाँ पर ए मोल्स को ज़ीरो लिख दूँ और बी मोल्स को ज़ीरो लिख दूँ तो क्या पॉसिबल है? ना सर, इट इज़ नेवर बी पॉसिबल। तो सीधी सीधी बात है भाई, ज़ीरो ऑर्डर नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शंस। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन में फ्रैक्शन ऑर्डर भी एलिमेंट्री नहीं होते हैं, तो आपने पॉइंट लिख देना है, व्हाट इज दैट? ज़ीरो ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर, समझ में आ रहा? ज़ीरो ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शंस। बेटा दे नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसी कंडीशन है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में आपकी रिएक्टेंस बेटा फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और आपको मालूम है रिएक्टेंट को हम ज़ीरो लिख ही नहीं सकते, ज़ीरो लिखेंगे तो रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ज़ीरो ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर दे नेवर बी द एलिमेंट्री रिएक्शंस। चलो नेक्स्ट वन विल सी बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बेटा नाउ एलिमेंट्री के बाद सेकंड पार्ट राइट डाउन, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मैं आपको बताऊं बेटा, ये वाला जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, जिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला, ये आपको नीट में इसके सवाल भी मिलने वाले, PYQ में भी मिलने वाले बेटा, और पॉसिबिलिटीज़ है कि यहीं से सवाल देता है। अगर ये देखे सवाल तो थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा? दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, और those reaction which takes place in multi step, बड़ा it take place in multi steps मतलब एक से ज़्यादा। so those reaction which complete in multi step are called complex reactions। मतलब जो मल्टी स्टेप वाले होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं बेटा। फॉर दिस मैकेनिज्म इज प्रोपोज्ड, हम लिख सकते हैं फॉर दिस रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म इज प्रोपोज्ड। मतलब वो मैकेनिज्म देती भी है कि ये रिएक्शन ऐसी है और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरह से होती है। बेटा अगर मैकेनिज्म आ जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पर है ना फास्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप दोनों भी आ जाते हैं। चलो आई विल गिव वन सिंपल एग्जांपल फॉर दिस वन, कि मेरे पास यहाँ पर है बेटा A प्लस 2B एंड इट गिव्स राइज टू C। एक्चुअली रिएक्शन जो है मेरी ये है,
एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करके है, मेंशन कर दिया है भाई। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली उसकी मैकेनिज्म भी होगी, तो उसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है। स्टेप नंबर 1 बेटा a प्लस बी गिव्स राइज टू c डैश, राइट। फिर आ गया बेटा स्टेप नंबर 2, बेटा ये जो आ गया b प्लस c डैश इट गिव्स राइज टू c। यहाँ पर ये भी बता दे रहा है कि सर ये वाली स्टेप मेरी स्लो स्टेप है और ये वाली स्टेप मेरी फास्ट स्टेप है। अगर मैं दोनों को जोड़ लूँ तो c डैश से c डैश कट गया, बेटा ये रहा a, b से b जुड़ गया, ये रहा 2b और रिएक्शन में आ गई c। देखो आपकी फाइनल रिएक्शन वही आ रही है, a प्लस 2b गिव c, a प्लस 2b गिव c। लेकिन इसकी दो स्टेप में आ गई, पहली वाली स्लो, दूसरी वाली फास्ट। मतलब ये आपको इस तरह से मेंशन करके देते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट आई विल शो यू बेटा। तो बात आती है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टी स्टेप में होनी है। हाँ सर हो गई 1 and 2, बाई 1 2 में होती, 1 2 3 में होती, मल्टी स्टेप में होगी। और उस मल्टी स्टेप में मैकेनिज्म दिया जाता है, दिया गया है। तो अब बात आती है सर ऐसे जो मल्टी स्टेप होती है इसकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या है। अभी भी आपने देखा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस में मैंने लिखा था a प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपने लिखा a की पावर 1 और b की पावर 1, तो कौन सी ऑर्डर होगी थी, सेकंड ऑर्डर। उसके बाद लिखा था बेटा 2a प्लस 3b गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपने लिखा a की पावर 2 b की पावर 3, ओवरऑल ऑर्डर क्या थी, फिफ्थ ऑर्डर। अब फिफ्थ ऑर्डर लिख सकते हैं, nth ऑर्डर लिख सकते हैं। तो अभी इस तरह के मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस में अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा फॉर दीज रिएक्शंस ओवरऑल ऑर्डर, बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, बेटा इट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स स्लोएस्ट स्टेप, बेटा इट्स स्लोएस्ट स्टेप। क्या आपको इस मैकेनिज्म में कहीं स्लोएस्ट स्टेप दिख रहा है, हाँ सर फर्स्ट वाला। बेटा इस स्लोएस्ट स्टेप का ही नाम क्या है, RDS। व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब वही स्टेप इस मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन का स्पीड डिसाइड करेगा। बेटा यही स्टेप ये पूरे रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करेगा, यही स्टेप इस रिएक्शन का व्हाट वी कैन से रेट वेलोसिटी डिसाइड करेगा, उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर दिस रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप एंड वी कैन से बेटा स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS। सर व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट मेनी नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। सुनो हमारा टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी पे हम अब आ गए। बेटा मैं आपसे पूछूंगा इस लोएस्ट स्टेप में RDS में कितने एटम दिख रहे हैं, 2, तो आप बोलना मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 कॉल्ड एज ए बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा हो सकता एक ही आ जाए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द स्लोएस्ट स्टेप, 1, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 कॉल्ड एज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो बेटा मॉलिक्यूलैरिटी कौन डिसाइड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप। मॉलिक्यूलैरिटी किस में देखी जाती है, एलिमेंट्री में या कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। क्यों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप होती है, उस स्लोएस्ट स्टेप में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। इज इट क्लियर बेटा। तो मैं आपसे ये बताऊंगा बेटा, देखो ऐसे रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा, स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, RDS। बेटा ये RDS में दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, बेटा नंबर ऑफ आयंस हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, so these number of molecules, ion, atoms participate in slowest step, participate in slowest step, participate in slowest step is called its molecularity. बेटा is called its what, molecularity। ये है बेटा मॉलिक्यूलरिटी का टर्म। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हैलो अल्केन हैलोरीन में पढ़ा होगा
SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा SN2 का मतलब है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा उसमें भी आप देखना, आपको स्लोएस्ट स्टेप मैकेनिज्म में दिखते हैं SN1 वाले में, और वो SN1 वाले की जो स्लोएस्ट स्टेप में है, आप देखो रिएक्टेंट साइड में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करता है, कौन सा, अल्काइल हैलाइड। तो बेटा उसमें हम बोलेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ दैट रिएक्शन इज 1 एंड हेंस इट इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बेटा SN2 में देखो आपको अल्काइल हैलाइड के साथ साथ बगल में एक OH माइनस दिखता है। SN2 सिंगल स्टेप है बेटा मालूम, तो एक अल्काइल हैलाइड भी आएगा, OH माइनस भी आएगा, और दोनों के दोनों स्लोएस्ट स्टेप में आते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल आयन पार्टिसिपेट करेंगे वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी। तो हम बोलेंगे बेटा दैट मॉलिक्यूलरिटी डिसाइडेड बाय व्हाट, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। और ये किस में देखी जाती है, ओनली इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर बेटा? तो अब इसमें कुछ कंडीशंस भी आते हैं। यहाँ पर मैंने बोला ना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय क्या बेटा, स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन कंडीशन क्या आती है बेटा, इस स्लोएस्ट स्टेप में जो आपको रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले ए और बी, बेटा ये ए और बी प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स में होगा तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, अगर प्रोडक्ट्स में ए और बी नहीं है तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, उसकी कंडीशन है। मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा, आप यहां तक लिख लो बेटा, नोट डाउन अप टू हियर। बेटा अभी मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस एटम पार्टिसिपेट इन द स्लोएस्ट स्टेप कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलिटी, मतलब ये उसकी मॉलिक्यूलिटी है। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय स्लोएस्ट स्टेप, मतलब इस मैकेनिज्म में या इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है। तो कैसे लिखूं बेटा, लिखने के लिए एक पॉइंट मैं बता दूं, व्हाट इज दैट, फॉर राइटिंग द रेट लॉ, और वी कैन से बेटा इन रेट लॉ एक्सप्रेशंस, बेटा इन रेट लॉ एक्सप्रेशंस रेट ऑफ रिएक्शन ROR, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन it depends on the concentration of reactants, beta it depends on concentration of the reactants present in slowest step, but these reactants, सुन लो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, but these reactants should be free from intermediate, beta it should be free from what, intermediates। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, इस मैकेनिज्म में ये स्लोएस्ट स्टेप है बेटा, इस स्लोएस्ट स्टेप में आपको ये दो एटम है, कौन से ए और बी। क्या ए और बी कहीं आपको ये प्रोडक्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा। अगर ये ए और बी कहीं प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूंगा these are free from the intermediate, and in such a case the rate law expression should be written as what, R is equal to K into concentration of the reactant involved in the slowest step। बोलो what is the reactant involved in the slowest step भाई, A भी आ गया और B भी आ गया, that is A और B। और A की पावर कितनी आएंगी 1, B की पावर कितनी आएंगी बेटा 1। अगर A यहाँ 2 होता ना तो मैं A की पावर 2 लगा दूँ, लेकिन यहाँ पर A 2 नहीं है, 1 नीचे है, तो ये A की पावर 1 और B की पावर 1। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर पर्टिकुलर दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन बेटा अगर आपका A और B में से कोई भी एक इस प्रोडक्ट में आ जाए तो उसकी रेट लॉ रिएक्शन लिखने का एक अलग सा तरीका है, दैट वन आई विल एक्सप्लेन यू इन अदर एग्जांपल। आप यहाँ तक लिख लो, डिड यू अंडरस्टैंड। आपको सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा स्लो स्टेप। ढूंढ लिए, उसमें कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल है भाई, 2 है, कौन से ए और बी, देखो मैंने वो लिख दिया। लेकिन ये लिखने से पहले आपको देखना है दीज रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, मतलब ये ए ना तो प्रोडक्ट में हो, बी ना तो प्रोडक्ट में हो। अगर ए और बी में से कोई भी एक प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका अलग है, मैं आपको वो दूसरी एग्जांपल में दे दूंगा। अप टू हियर प्लीज नोट डाउन। बेटा अभी ये सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा देखो बेटा, 2 moles ऑफ NO2Cl इट गिव्स 2NO2 + Cl। ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म प्रपोज किया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है भाई। तो पहले क्या किया, NO2Cl गिव्स NO2 + Cl स्लो स्टेप, और बेटा दूसरी NO2Cl + Cl गिव्स NO2 + Cl2 फास्ट स्टेप। भाई दोनों को ऐड कर लो,
Cl से Cl कट गया, NO2Cl 2 बार आ गया, NO2 भी 2 बार आ गया, बचा Cl2। और मुझसे पूछा गया सर क्या आप इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे? मैं बोलेगा यस सर, R इज इक्वल टू के इंटू। बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने से पहले आपको किसको देखना है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है? एक ही, कौन सी? NO2Cl। बेटा इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट, मतलब NO2Cl यहाँ कहीं प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या NO2Cl प्रोडक्ट में है? नहीं है, तो R इज इक्वल टू के इंटू क्या आएंगी? ये व्हाट इज दैट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर 1। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? सर दिस इज कॉल्ड एज ए रेट लॉ एक्सप्रेशन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा? व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? टू द पावर ऑफ 1 है ना बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 1, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? मैंने आपको यही पढ़ाना चाहा कि जब भी आप किसी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस मैकेनिज्म लिखते हो तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्लो स्टेप। बेटा उस स्लो स्टेप में कॉलेज RDS में कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से लिखो। लेकिन एक पॉइंट मेंशन किया, व्हाट इज दैट? इट दिस रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट। देखो बेटा ये NO2Cl इस मैकेनिज्म में कहीं भी आपके प्रोडक्ट साइड में नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर 1, दिस इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। प्लीज नोट डाउन अप टू हियर। बेटा ये जो एग्जांपल लगाया मैंने, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म इन्वॉल्व की गई है। और आपसे पूछ रहा है क्या कैन वी राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हमारी नजर बेटा उस मैकेनिज्म में स्लो स्टेप पे जाएंगी। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? 2। तो मैं लिखूँ R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 की पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1। लेकिन बेटा ये जो रिएक्टेंट्स है, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट, मतलब ये रिएक्टेंट कहीं भी मैकेनिज्म में प्रोडक्ट साइड में नहीं आना। सर H2 कहीं प्रोडक्ट में आ रहा है? नहीं है, छोड़ दो। N2O2 कहीं प्रोडक्ट में आ रहा है? अरे सर यहीं पे आ गया। तो क्या लिखना बेटा? दैट रिएक्टेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम, बेटा इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। मतलब ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है ना, कोई भी एक भी अपने प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो करना क्या? देखो N2O2 कहाँ आ रही? यहाँ आ रही। बेटा ये रिएक्शन कैसी? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में जानते हो क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बेटा फॉरवर्ड डिपेंड किस पे करता है? दैट इज ए KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। बैकवर्ड KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन रहा बेटा? N2O2। ये आ गया। आपको इसमें N2O2 की वैल्यू होनी है। व्हाट यू रिक्वायर बेटा? वैल्यू ऑफ N2O2। तो इसको देख के मैं ऐसे लिखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 इज इक्वल टू, बेटा KB नीचे चले गया, KF बाय KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। और ये जो N2O2 की वैल्यू आ रही बेटा, अब आपको इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। और जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कराओगे, आई शुड से सब्स्टिट्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट कराने से आपको एक नया रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा। R इज इक्वल टू के इंटू, इंस्टेड ऑफ N2O2 व्हाट आई शुड राइट बेटा? इंस्टेड ऑफ देखो N2O2 के बजाय मुझे क्या लिखना है? KF बाय KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। फिर क्या रहा बेटा? इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। बेटा K इंटू KF बाय KB एक नया कॉन्स्टेंट बनता, K डैश, दैट इज इक्वल टू, फिर ये आ गया NO की पावर 2 H2 की पावर 1 एंड दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेटा? N2 की पावर 2 H2 की पावर 1, इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको समझ में आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या है? स्लो स्टेप को पकड़ो, उसके रिएक्टेंट्स लिख लो, उसके रिएक्टेंट में कोई भी एक भी रिएक्टेंट आपकी
आपके प्रोडक्ट साइड में नहीं आना चाहिए, मैकेनिज्म वाले स्टेप में प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो बेटा इस तरह से उसकी वैल्यू निकालो और उसके एक्चुअल वैल्यू में डाल दो एंड वी आर गेटिंग द न्यू रेट लॉ एक्सप्रेशंस। इज इट क्लियर? चलो बेटा समझ में आ गया। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, इतना नोट डाउन कर लो।